गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है और बसंत पंचमी है। तो माँ शारदे हमारे सभी छात्रों को प्रतिभा संपन्न करे, यही मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो धारा 17 में फ्रॉड यानी कपट था कि कपट कैसे किया जाता है, जिसमें से ये दिया गया था कि यदि संविदा के किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को धोखा देने के आशय से या संविदा करने के आशय से संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो धारा 17 में दिया है, तो वो फ्रॉड होगा। इसमें से 5 प्रकार के कार्य दिए गए हैं जो फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं। कि यदि किसी एक पक्षकार ने कोई ऐसा कथन किया है जो असत्य है और उसकी सत्यता पर वो विश्वास नहीं करता है, यानी असत्य कथन को सत्य के रूप में प्रकट करता है, तो ये फ्रॉड। दूसरी बात कि वो तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाता है, खुलासा नहीं करता है, तो फ्रॉड। तीसरा, वो दूसरे पक्षकार से कोई ऐसा वचन देता है जिसका पालन करने का आशय ना हो, तो फ्रॉड। और चौथा, कोई अन्य कार्य जो धोखा देने के योग्य हों, तो वो फ्रॉड है। और पांचवा, यदि अन्य अधिनियमों में जिन कार्यों को कपटपूर्ण घोषित किया गया है, तो वो फ्रॉड। फ्रॉड से ही मिलता जुलता धारा 18 में दुर्व्यपदेशन दिया गया है, जिसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मिस प्रेजेंटेशन का अर्थ ये होता है कि misrepresentation means misstatement of fact, and if the contract is induced by misrepresentation, the contract is voidable। तो हम ये कह सकते हैं कि दुर्व्यपदेशन एक मिस स्टेटमेंट है, मिथ्या कथन है, और यदि इसके द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को संविदा करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, तो संविदा शून्य करनी होगी। धारा 18 में दिया गया है कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो धारा 18 में 3 क्लास दिए गए हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, पहला, इफ एनी पार्टी मेक्स द पॉजिटिव असर्शन which is not true but person making it believes in its truth। अर्थात यदि कोई एक पक्षकार कोई ऐसा कथन करता है, निश्चयात्मक कथन करता है जो असत्य है, लेकिन वो इसकी सत्यता में विश्वास करके करता है, तो ये कहा जाता है कि उसने दुर्व्यपदेशन किया। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि यदि किसी पक्षकार ने धोखा न देने के आशय से कोई कर्तव्य भंग करता है, तो इस कर्तव्य भंग से यदि कर्तव्य भंग करने वाले व्यक्ति को कुछ लाभ पहुंचता है और दूसरे को कुछ हानि पहुंचती है, तो ये कहा जाता है कि मिसप्रेजेंटेशन किया है। अर्थात ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव, काजिंग एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, और इट इज प्रेजुडिस्ड टू द अदर पार्टी। और तीसरा, causing innocently to other party to make mistake as to the subject matter of the agreement, कि जब एक पक्षकार निर्दोष ढंग से दूसरे पक्षकार को संविदा के विषय वस्तु के संबंध में भूल कराता है, तो यह कहा जाता है कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, हिंदी दुर्व्यपदेशन। तो अब इसको एक एक पॉइंट हम लेके चलेंगे।
तो पहला क्लाज ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई निश्चयात्मक कथन किया है जो कि असत्य है, लेकिन कथन करने वाला व्यक्ति इसकी सत्यता में विश्वास करता है, तो ये कहा जाता है कि उसने दुर्व्यपदेशन किया है। ठीक है ना? तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नोन एज अनवारंटेड स्टेटमेंट्स। Unwarranted statement means when these statements are made uh, uh, with the information not coming out from the trustworthy source. When the information or statement is not based on the trustworthy source, then it is known as unwarranted statements. अर्थात जब कोई व्यक्ति कथन करता है और वो कथन किसी विश्वसनीय स्रोत पर आधारित नहीं, तो ये कहा जाता है कि उसने दुर्व्यपदेशन किया। एक केस था कि ओशनिक स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदरदास धर्म से 1890 बॉम्बे हाई कोर्ट का। इस केस में क्या था कि प्रतिवादी ने वादी का जहाज एक किराए पर लिया और उससे ये पूछा कि इसका वजन कितना है, तो उसने कहा 2800 टन है। वादी ने इसलिए कहा क्योंकि उसके विषय में बहुत सॉलिड जानकारी नहीं थी, लेकिन अंदाजे से उसने कहा कितना होता है, तो उसने 2800 टन कह दिया। प्रतिवादी जी ने जब उसको अच्छी तरह पता किया तो उसका वजन 3000 टन था। अतः प्रतिवादी ने संविदा का पालन करने से मना कर दिया। तब वादी यानी जहाज के मालिक ने, जल जहाज के मालिक ने, द ओनर ऑफ द शिप, उस संविदा के पालन के लिए ये सिविल सूट दायर किया, केस दायर किया। तो न्यायालय ने कहा कि व्हाट एवर स्टेटमेंट इज मेड बाय द प्लेंटिफ was not based on the trustworthy source and therefore it is misleading. It amounts to misrepresentation. Hence the contract is voidable and defendant is entitled to avoid the contract and claim the damages. चूंकि वादी का कथन किसी विश्वसनीय स्रोत पर आधारित नहीं था, अतः सूचना भ्रामक थी, अतः संविदा शून्यकरणीय है, कारण दुर्व्यपदेशन था और प्रतिवादी प्रतिकार पाने का हकदार। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे एक व्यक्ति ने एक कार खरीदा तो विक्रेता ने कहा कि ये 2000 माइल्स चल चुकी है, जबकि वास्तविक रूप से वो ज़्यादा थी। जब खरीदने के बाद क्रेता को पता चला कि 2000 माइल से ज़्यादा चली है, तब उसने इस संविदा को समाप्त करने के लिए केस दायर किया। तो न्यायालय ने कहा कि दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, संविदा शून्यकरणीय है और पीड़ित पक्षकार मुआवजा पाने का हकदार है। दूसरा क्लाज है इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग। तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग द ब्रीच and it is prejudice to the other party, then it is misrepresentation. But it has been occurred without intention to deceive the other party. धोखा देने के आशय के बिना जब कोई व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है, उस कर्तव्य भंग के द्वारा उसे लाभ होता है, दूसरे पक्ष को हानि होती है, तो ये कहा जाता है कि उसने दुर्व्यपदेशन किया। दूसरा क्लाज है इसका। इसमें चूंकि धोखा देने का आशय नहीं है, ना उसको मिसप्रेजेंट करने का आशय, दोनों चीजें, तो इसको न्यायालय कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड के रूप में लेता है कि उस केस की जो परिस्थितियां हैं, यदि उससे ये पता चलता है कि ये भ्रामक थे, तो न्यायालय इसको मिसरिप्रेजेंटेशन मानकर
संविदा को शून्यकर्णी घोषित करता, शून्यकर्णी मानता है और पीड़ित पक्षकार चाहे तो इसको स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। केस था एक स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस शिवराम 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति ने वैसेक्टॉमी का ऑपरेशन कराया, नसबंदी का ऑपरेशन कराया सरकारी अस्पताल से। ऑपरेशन कराने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद संबंध हुआ, पत्नी गर्भवती हो गई। तब उस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ एक केस दायर किया कि मैंने ऑपरेशन कराया था, जो बच्चा हुआ तो जो मुझे मानसिक संताप हुआ है उसका मुआवजा, और इस बच्चे के होल लाइफ के पालन पोषण के लिए जो मेरा खर्चा आएगा उसके लिए मुझे प्रतिकर कंपेंसेशन सरकार से दिलाया जाए। न्यायालय ने यह कहा कि if the failure of operation is due to the negligence of doctor, then the party is entitled to claim the compensation. यदि डॉक्टर की उपेक्षा का परिणाम है ऑपरेशन का असफल होना, तो पीड़ित पक्षकार मुआवजा पाने का हकदार है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, द फेल्योर इज नेचुरली काज्ड or the couple themselves wanted to bear the child, then they are not entitled for compensation. कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि डॉक्टर की उपेक्षा का परिणाम है तो प्रतिकर मिलेगा। यदि प्राकृतिक रूप से वो विफल हुआ है तो प्रतिकर नहीं मिलेगा। यदि पति पत्नी दोनों बच्चा चाहते थे तो उस बच्चे के भरण पोषण पालन पोषण के लिए जो खर्च हुआ उसके लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ये स्टेट ऑफ पंजाब बनाम शिवराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में निर्णित किया। अब तीसरा क्लाज है कि इंड्यूसिंग द अदर पार्टी इनोसेंटली टू कमिट द मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, या इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को गलती करने के लिए उत्प्रेरित करता है और निर्दोष ढंग से करता है तो यह कहा जाता है कि उसने मिसरिप्रेजेंट किया। तीसरा एक केस था डमरूधर बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1980 उड़ीसा हाई कोर्ट। इस केस में क्या था कि उड़ीसा सरकार ने एक जंगल की भूमि को ऑक्शन किया, नीलाम किया। उस भूमि का एक टुकड़ा पहले से किराए पर उठा था और किराए पर उठने की जानकारी यद्यपि वन विभाग को पता थी, लेकिन इसका उन्होंने क्रेता से यानी जिसको नीलाम किया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। Whatever information was given by the forest department, it was misleading. Hence, the buyer is entitled to claim the compensation. ऐसा करार मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा शून्यकरणीय है और पीड़ित पक्षकार प्रतिकर पाने का हकदार, कंपेंसेशन पाने का हकदार। कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो उसके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया गया है तो इस आधार पर भी ये माना जाएगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक केस था आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी। इस केस में क्या था, आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी 2002 एमपी हाई कोर्ट। इस केस में क्या था कि लड़की जिसकी शादी हो रही थी उसकी पहले शादी हो चुकी थी, वो विधवा थी, और जब उसने दूसरी शादी किया तो दूसरी शादी के हस्बैंड से उसने ये बात नहीं बताई कि शी वाज ऑलरेडी मैरिड एंड शी इज विडो। दिस वाइटल इंफॉर्मेशन वाज सप्रेस्ड बाय हर।
ये छिपा गई वो। और जब शादी होने के बाद हस्बैंड को पता चला, तब उसने हस्बैंड ने ये सिविल सूट दायर किया कि दिस मैरिज शुड बी सेट असाइड, दिस मैरिज शुड बी एनुल्ड। न्यायालय से प्रार्थना की कि इस विवाह के लिए अकृत एवं शून्य डिग्री करने की प्रार्थना की। तो न्यायालय ने इसे सत्य मानकर, मिसरिप्रेजेंटेशन मानकर, कारण महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर नहीं किया गया, अतः इस विवाह की अकृत एवं शून्य की डिग्री पारित कर दी। एक केस और था, अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता अहमद, 1997, दिल्ली हाई कोर्ट का। इस केस में यह था कि जो ग्रूम था, लड़का था, वो शादी का जब प्रस्ताव किया लड़की से, तो उसने कहा कि मेरी इतनी इनकम है, अनाप शनाप अपनी इनकम बताया, और ये कहा कि मेरे पास अकूत संपत्ति। शादी होने के बाद पत्नी को पता चला कि इसके पास तो कुछ नहीं। तब पत्नी ने इस विवाह को नल एंड वाइड घोषित करने के लिए, शून्य एवं अकृत घोषित करने के लिए केस किया। न्यायालय ने कहा कि लड़के ने लड़की को गुमराह किया था, अतः ये मिसप्रेजेंटेशन है, अतः विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जाता है, और लड़की इसमें कंपेंसेशन पाने की भी हकदार है। दोनों बातें हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो जब व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है तो उसकी जो बीमारियां हैं उसके संबंध में वो सही जानकारी नहीं देता है। इंश्योरेंस होने के बाद यदि उस बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पता चलता है कि दिस डिजीज वाज प्री एग्जिस्टिंग ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराने के पहले से बीमारी थी उसको, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि संविदा शून्य करनी है, और बीमा कंपनी की ओर से इसे शून्य घोषित कराया जा सकता है, और इंश्योर्ड व्यक्ति इंश्योरेंस मनी पाने का हकदार नहीं है। एक बात और है कि धारा 19 में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि इफ द अग्रीव्ड पार्टी हैज द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ with ordinary diligence, then the contract is valid and not voidable in case of misrepresentation. But in case of fraud, it is applicable only when the fraud is by silence. कहने का अर्थ यह हुआ कि दुर्व्यपदेशन के जितने भी केसेस हैं, तो यदि पीड़ित पक्षकार के पास सत्य जानने का साधन था, कि साधारण बुद्धि से वो सत्य को जान सकता था, तो ये संविदा शून्य करनी नहीं होगी, कारण इसको मिसप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा और संविदा वैध होगी। फ्रॉड के केस में ये लागू नहीं होता है, केवल एक एक्सेप्शन रूप से है कि यदि फ्रॉड मौन के द्वारा फ्रॉड है, तो इसके लिए भी ये एक्सेप्शन लागू होगा। यदि सत्य जानने का साधन है, यदि मौन के द्वारा फ्रॉड है, तो संविदा वैध होगी, शून्य करनी नहीं होगी। एक केस था बलराज छिब्बर वर्सेस नोएडा, 1995, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस केस में क्या था कि नोएडा में एक बिल्डर ने प्लॉट अलॉट किया, और उनको किया जो सोसाइटी के मेंबर थे। बाद में बिल्डर ने क्या किया कि कुछ मेंबर्स के प्लॉट इस आधार पर निरस्त कर दिए, कारण वो सोसाइटी के मेंबर नहीं थे। तब वो लोग न्यायालय गए और ये साबित किया कि वो सोसाइटी के मेंबर थे, अतः जो उन्होंने निरस्त करने की कार्रवाई की थी, उसको न्यायालय ने निरस्त कर दिया, और ये कहा कि चूंकि उन्होंने मेंबरशिप साबित कर दी है, अतः कैंसिलेशन इज सेट असाइड, समाप्त कर दिया। और दूसरी बात, न्यायालय ने यह कहा कि इवन दो दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, बट द बिल्डर्स कैन डिस्कवर द ट्रुथ इजिली, देन आल्सो इट इज नॉट मिसप्रेजेंटेशन। कारण बिल्डर आसानी से इस सत्य को जान सकता था कि वो मेंबर हैं कि नहीं। ये जब जान सकता था, तो ये मिसप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा और संविदा वैध मानी जाएगी।
और कभी कभी जो बड़े कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लिया कंपनी शेयर जारी करती है, प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, या कोई लीज डीड बड़ी डीड है जिसमें व्यक्ति पढ़ता नहीं, जिसके साथ संविदा की जाती है उसको पूरा पढ़ता नहीं। वो जब उससे पूछता है कि इस प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ें हैं, तो कंपनी का एजेंट हुआ या लीज डीड जिसकी तरफ से की जा रही है, ये बताया जाता है कि इसमें ये दिया है, लेकिन वास्तविक रूप से उससे हटकर भी दिया है। तो यदि हटकर दिया है और पहले के कथन पर वो विश्वास करके संविदा किया है, तो यहाँ पर भी मिसप्रेजेंटेशन माना जाएगा, और उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि इस आधार पर संविदा को शून्य घोषित करा ले और प्रतिकार पाने का हकदार है। इसी प्रकार से अब जो तीसरी बात आती है इस टॉपिक में, कि जब हम दोनों चीज़ देखते हैं, फ्रॉड को और मिसरिप्रेजेंटेशन को, तो दोनों में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कॉमन है, सीधा दिखाई देती है, काफ़ी समानता है। ठीक है ना? केवल ये है कि जैसे फ्रॉड में आप देखते हैं तो उसमें जानबूझकर किया जाता है और इसमें इनोसेंटली किया जाता है। जो कथन किया जाता है एक पक्षकार के द्वारा, फ्रॉड में जानबूझकर किया जाता है और मिसरिप्रेजेंटेशन में इनोसेंटली यानी निर्दोष ढंग से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में दोनों में समानताएं क्या है। सो इन बोथ द केसेस, fraud and misrepresentation, the contract is voidable। चाहे वो फ्रॉड हो चाहे मिसप्रेजेंटेशन हो, संविदा का परिणाम शून्यकर्णी संविदा है। अर्थात जिसकी सम्मति फ्रॉड या मिसप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो उसे ये विकल्प प्राप्त है कि चाहे संविदा को स्वीकार कर ले तो संविदा दोनों के लिए बाध्यकर हो जाएगी, और यदि अस्वीकार करता है तो न्यायालय के द्वारा इस संविदा को शून्य घोषित कराए, जिससे संविदा किसी के अगेंस्ट लागू नहीं होगी। ये इसका परिणाम है। तो बोथ रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। दूसरा समानता यह है कि इन बोथ द केसेस द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज मेड। चाहे वो फ्रॉड हो चाहे मिसप्रेजेंटेशन हो, दोनों के केसेस में मिथ्या कथन किया जाता है। एक में केवल जानबूझकर है और दूसरे में जो है निर्दोष ढंग से। ठीक है ना? तो समानता ये हुई कि इन बोथ द केसेस देयर इज मिस स्टेटमेंट, देयर इज ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? और तीसरा यह है कि इन बोथ द केसेस consent is obtained either by fraud or by misrepresentation। ठीक है ना? कंसेंट ही इन्वॉल्व हो रही है, सम्मति इन्वॉल्व हो रही है। फ्रॉड के केसेस में कपट करके सम्मति प्राप्त की जाती है, और दुर्व्यपदेशन में जो है दुर्व्यपदेशन करके सम्मति प्राप्त की जाती है, निर्दोष ढंग से प्राप्त की जाती है। स्टेटमेंट दोनों में, तो कंसेंट इज इन्वॉल्व इन बोथ द केसेस। तीसरी समानता है। और चौथी समानता यह है कि इफ वन ऑफ द पार्टी हैज द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बट वैलिड। यदि पीड़ित पक्षकार के पास सत्य जानने का साधन है तो संविदा वैध होगी, शून्यकरणीय नहीं होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन के सभी केसेस में लागू है ये। यदि दुरुपदेशन में सत्य जानने का साधन था तो संविदा वैध होगी, शून्यकरणीय नहीं होगी। फ्रॉड में केवल एक अपवाद स्वरूप है कि यदि ऐसा कपट है जो मौन के द्वारा है, मौन के द्वारा किया गया है, यानी फ्रॉड बाय साइलेंस, तो इस केस में यदि सत्य जानने का साधन है तो संविदा वैध होगी, शून्यकरणीय नहीं होगी। ये समानता है। और चौथी समानता ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेजेस इज सेम इन बोथ द केसेस। चाहे फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो, जो
प्रतिकर देने के सिद्धांत हैं वो दोनों में समान है। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन में? तो इन केस ऑफ फ्रॉड द in case of fraud there is intentional wrong, whereas in case of misrepresentation there is innocent wrong. कपट के केस में जानबूझकर दोष कारित किया गया है, लेकिन दुर्व्यपदेशन जो है निर्दोष ढंग से कारित किया जाता है। जैसे इनकी परिभाषा से भी आप देखे होंगे, फ्रॉड में यह दिया गया है कि जब कोई पक्षकार असत्य बात को सत्य के रूप में प्रकट करता है तो ये फ्रॉड है, कपट है। कारण वो जानते हुए ये जानता है कि यह असत्य है बात और उसे सत्य के रूप में प्रकट करता है, देन इट इज इंटेंशनल रॉन्ग, इट इज डेलिबरेट मिस स्टेटमेंट। लेकिन जहां तक मिसप्रेजेंटेशन है तो धारा 18 में दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा निश्चयात्मक कथन करता है जो कि असत्य है लेकिन उसकी सत्यता में विश्वास करके करता है तो ये मिसप्रेजेंटेशन है, देन इट इज इनोसेंट रॉन्ग। निर्दोष ढंग से उसने कथन किया है, उसका धोखा देने का आशय नहीं था, उसने जानबूझकर असत्य बात नहीं की, वो इस जो कथन किया है उसे सत्य मानकर कथन किया है, अतः ये दुर्व्यपदेश है। ये दोनों में दूसरा ये है इसमें अंतर कि इन केस ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड इज ए टार्ट आल्सो, कपट जो है अपकृत्य भी है। तो इन केस ऑफ द फ्रॉड द रेमेडीज कैन बी क्लेम्ड आइदर इन कॉन्ट्रैक्ट और इन टार्ट, दोनों केसेस, दोनों चीजों में, चाहे वो टार्ट के अधीन जो है अपना प्रतिकर क्लेम का कंपेंसेशन क्लेम कर ले या कॉन्ट्रैक्ट के अधीन कर ले। पर सो फार एज मिसरिप्रेजेंटेशन इज कंसर्न्ड इट इज नॉट टार्ट, दुर्व्यपदेशन अपकृत्य नहीं है, अतः अपकृत्य के अंतर्गत कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्व्यपदेशन के केस में यदि पक्षकार को कोई हानि हुई है तो इस हानि के लिए संविदा अधिनियम की धारा 75 के अधीन वो दावा कर सकता है और उसे प्रतिकर मिलेगा, ये बात दी गई है। और तीसरा अंतर यह है कि द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, so in case of misrepresentation it is applicable in all the cases। मिसरिप्रेजेंटेशन यानी दुर्व्यपदेशन के जितने भी केसेस हैं, यदि पक्षकार को सत्य जानने का साधन है तो संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी बल्कि वैध होगी। फ्रॉड के केस में केवल एक ही अपवाद दिया है कि फ्रॉड बाय साइलेंस, मौन के द्वारा यदि कपट है तो ये सिद्धांत लागू होगा कि सत्य जानने का साधन है तो संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी बल्कि वैध होगी। अन्य जितने भी फ्रॉड के केसेस हैं उनमें ये सिद्धांत नहीं लागू होगा। इवन फ्रॉड के केसेस में पक्षकार कहता है कि he has got the means to discover the truth, then also the court will not accept it। फ्रॉड के केसेस में सिद्धांत लागू नहीं होता एक्सेप्ट फ्रॉड बाय साइलेंस। तो तीसरा अंतर इन दोनों में ये है और ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि फूल्स फूल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नाइव्स, फूल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नाइव्स, अर्थात जो व्यक्ति सीधे साधे हैं या मूर्ख हैं उन्हें ठगों से उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस सिद्धांत पर ये आधारित है। इसके साथ ही आज का टॉपिक पूरा होता है। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।